हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपको थ्योरम 1.3 को समझाया था और उसकी हेल्प से मैंने ये समझाया था कि हम कैसे किसी भी इस तरह के क्वेश्चन की प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी हुई है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, है ना? तो इसके लिए मैंने जो मास्टर स्ट्रेटेजी है यानी कि थ्योरम 1.3 वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बता चुकी हूँ इंट्रो में ही कि ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए रूट 5 को इरेशनल प्रूव करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट लेकर चलेंगे। हम मान लेंगे कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है ना? अगर इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, आपको क्या करना है, चलो मान लेते हैं भाई, तुम्हारी ही मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट बनाएंगे कि अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो ये किन किन क्राइटेरिया को पूरा करेगा, है ना? और अगर वो उन पूरी क्राइटेरियाज को पूरा कर लेता है तो हमारा जो ये असम्पशन है वो राइट है। बट अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, इट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, लेट अस सपोज दैट, यहाँ पहले प्रूफ लिख लिया मैंने, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल, है ना? मान लेते कि एक रैशनल नंबर है। ओके, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ r by s, है ना? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। ओके, यही डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, r और s मान लेते हैं। ओके, अगर आपकी मर्जी p q लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल, सो it can be expressed in the form of r by s where r and s are integers and s इज नॉट इक्वल टू 0। यानी वो जो डेफिनेशन जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई, तो वहां मैंने p और q की जगह r और s ले लिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप r और s की जगह आपकी मर्जी p q भी ले सकते हो, a b भी ले सकते हो, u भी ले सकते हो, x y भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ तक के सभी क्लियर हुआ। ये बस मैंने एक रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन हुई है उसके अकॉर्डिंगली रूट 5 को मैंने लिखा है कि लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ r by s where r and s are integers and s is not equal to 0। अब यहाँ पे ये जो है रूट 5 को हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, r by s के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, है ना? क्योंकि ये इसके इक्वल है। बट अब हम यहाँ क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट r and s हैव अ कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर वाली बात कहाँ से आती है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एग्जांपल देके। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि जैसे r by s, मान लो कोई रैशनल नंबर है 15/20, ये एक रैशनल नंबर है ना? हमने क्या पढ़ा है, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम जिस भी नंबर को लिख पाते हैं वो एक रैशनल नंबर होता है। सीधी सी डेफिनेशन हमको यही समझ आती है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ओके, और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा।
अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि लेट अस सपोज दैट, है ना, लेट अस सपोज दैट R and S have अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, उसको अभी मैं लिख रही हूँ, पहले इसको समझा देती हूँ। मान लो कि इसका 1 के अलावा एक कोई भी कॉमन फैक्टर है, तो जैसे कि 15 के फैक्टर्स क्या होगा, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 5, एंड 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 2 × 2 × 5। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या सामने निकल के आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो अगर मैं 15/20 को इस कॉमन फैक्टर यानी कि 5 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे मिलता है 3 और यहाँ पे मिलता है 4, यानी कि अब ये जो मेरा रैशनल नंबर जो था 15/20 वो अब बन चुका है 3/4। तो उसी तरह R और S कोई भी नंबर था, जैसे मैंने यहाँ R को 15 और S को 20 लिया, है ना, ठीक इसी तरह मान लो कि R और S कोई भी इंटीजर है, तो इफ R and S हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ओके, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, if R and S have a common factor other than 1, then we divide R and S by the common factor। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, R और S का 15 और 20 का कॉमन फैक्टर 5 निकल के आया, तो मैंने R और S को किससे डिवाइड किया, उस कॉमन फैक्टर यानी कि 5 से डिवाइड किया। तो सिमिलरली अगर R और S का कोई भी कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, देन वी डिवाइड R and S by the common factor to get A and B, है ना, ये अब मैं हटा देती हूँ, इसकी जरूरत है नहीं अब हमें, टू गेट A and B। ओके, अब हमें ये A and B मिल गया, किसके जगह, R और S के जगह मिल गया, है ना। अब ये A और B यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था 15/20 को, तो 3/4 मिला था। तो क्या अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, इसको आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए, क्योंकि 3 के जो फैक्टर्स है वो 1 और 3 है, एंड 4 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 2 ही हैं। तो अब इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अब हमको A और B, R और S को सिंप्लीफाई करने पे हमें A और B मिल चुका है ना। तो वी डिवाइड R and S बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट A and B, है ना, वेयर A and B आर को प्राइम्स, है ना। अब देखो इसको मैंने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो अब R और S के बदले हमको क्या मिल जा रहा है, A/B, किसके बदले, R/S के बदले मुझे मिल गया A/B। क्यों मिला, क्योंकि मैंने उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। जो मैंने एग्जांपल दिया उसको दिमाग में बिठा के रखना है। और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इतना सारा प्रोसीजर करने में, तो इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ कि आप सिंपली यहाँ से लिखो कि लेट अस सपोज दैट √5 इज रैशनल, सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर A and B आर को प्राइम। सीधे को प्राइम्स ले लो। अच्छा, अब ये आप बोलोगे कि ये को प्राइम कहाँ से टपक गया, सिंपल सा रैशनल नंबर था, लिख देना था √5 = R/S, है ना। अब ये इसको डिवाइड करने की नौबत क्यों आ पड़ी। तो बच्चों, जो रैशनल नंबर होता है वहाँ पे क्या होता है, उसकी एक मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो को प्राइम्स होना चाहिए। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या कहता है कि हमें उसे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपका 14/16 है, तो आप इसे 14/16 को जब भी एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो आप इसे क्या लिखोगे, 7/8। दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो आप उसे 2 से डिवाइड कर दोगे, तब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। तो वो मैंने इस तरह से ले लिया। यानी कि कभी भी जो रैशनल नंबर होता है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो अब इससे ज़्यादा हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम ये पाते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है,
को प्राइम होता है, यानी अब वो किसी एक नंबर से हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम्स है। अब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड बी तो 0 के इक्वल नहीं ही होना चाहिए डिनोमिनेटर। ओके, तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, है ना। तो को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट इज दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक एक चीज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वीडियो में। ओके, तो यहां तक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं बी स्क्वायर को वहां पे ला दूं, है ना, मान लो ये 5b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ये इधर पे आ गया। अब ये जो है ए स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ना, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको थ्योरम 1.3 समझाया था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो। मैंने कल आपको ये एक्सप्लेन किया है और पहले भी बताया कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लेती हूँ इफ, है ना, बाय द थ्योरम। थ्योरम कल मैंने बता दिया है कौन सा थ्योरम मैंने लिया है, तो लिखेंगे बाय द थ्योरम, है ना, बाय द थ्योरम इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, है ना, देन p डिवाइड्स a आल्सो, वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 विल डिवाइड a आल्सो। अब यहाँ पे तो 5 है, p के बदले क्या है, 5 है। तो इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a आल्सो, है ना, 5 डिवाइड्स a आल्सो। अब 5 जो है अगर वो a को डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर जरूर इसका एक फैक्टर है। ओके, सो a इज इक्वल टू 5 इंटू सी, क्योंकि अब 5 क्या हो गया, a का एक फैक्टर हो गया, तो 5 इंटू सी फॉर सम इंटीजर c। अब अकेला तो ये फैक्टर होगा नहीं, मान लो किसी से मल्टीप्लाई होगा, और अगर अकेला भी होगा तो 1 तो होगा ही, यानी यहाँ पे c कोई एक इंटीजर है, a की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू सी फॉर सम इंटीजर c। इस लाइन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, a स्क्वायर के बदले मैं ले लेती हूँ 16, ओके, एंड p के जगह मैं ले लेती हूँ 4, ओके, a स्क्वायर के जगह मैंने 16 ले लिया एंड p के बदले ले लिया 4। तो जब p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। a स्क्वायर 16 है तो a क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और p की भी वैल्यू 4 है तो ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, और a इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो p है वो a का एक फैक्टर हो गया। ओके, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो a इज इक्वल टू 5 इंटू सी, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू 5 इंटू सी आ गया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हुई है, 25c स्क्वायर। ओके, अब ये कट जाएगा हमारा, चलो b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 25 अपॉन 5c स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर अपॉन 5। अब सेम यही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि बाय द थ्योरम इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, है ना। कौन सा थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, ये वाला थ्योरम यूज कर रहे हैं, है ना। बाय द थ्योरम इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो
यहाँ मैं लिखूंगी इफ 5 डिवाइड्स, है ना, b के बदले क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, ओके, देन 5 डिवाइड्स b आल्सो। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इसका नतीजा, इसका क्या परिणाम आएगा। यहाँ मैंने लिखा है कि जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ मैं लिख रही हूँ कि 5 है वो b को डिवाइड कर रहा है, बट ऊपर मैंने बताया था कि a एंड b आर को प्राइम्स, इट मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी अब हम उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अब उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिसे हम उसको डिवाइड करें। दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट अब यहाँ पे इसका 5, एक फैक्टर तो 5 हमने ढूंढ के निकाल दिया, तो मैं लिखती हूँ इसको आप ले लो 1 और इसको ले लो 2, है ना, इसको ले लो 1 तो लिया हुआ है, इसको मैं ले लेती हूँ 2, ओके, इसको मैं ले लेती हूँ 2 और ये हो गया 3, तो मैं लिखती हूँ फ्रॉम 2 and 3, है ना, फ्रॉम 2 and 3 A and B have एट लीस्ट अ कॉमन फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर तो हमने निकाल दिया, और भी निकल सकते थे बट हमने तो एक ही निकाला। A and B हैव एट लीस्ट अ कॉमन फैक्टर 5, अ कॉमन फैक्टर 5, सो दिस, है ना, ये जो है हमारा इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B are co-primes, A and B are co-primes, so our assumption is wrong। अब हमारा assumption, ये जो मैं लेके चला पूरा wrong proof हो गया, और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने wrong supposition ही लिया था कि √5 रैशनल है। तो this contradiction has arisen due to our wrong assumption that √5 is rational। ये सारा जो झोलमाल है, गड़बड़ है, वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया था कि √5 रैशनल है, यानी हम गलत थे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, therefore √5 is irrational। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल, ये कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये यूज करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ कि लेट अस, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहते हैं, अपोजिट ले लेते हैं, है ना। लेट अस सपोज दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल, यानी हम उल्टा ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ a/b where b is not equal to 0 and a and b are co-prime integers, है ना, वो co-prime integers है। co-prime क्यों लेना है मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ले लेती हूँ 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, ऐसा ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ से मैं इन सबको एक एक करके वहाँ भेजती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो ट्रिक है, आपको क्या करना है, सबको धीरे धीरे वहाँ पे भेजना है। तो √5 विल बी इक्वल टू a/b -3, है ना, और 2 को भेज दो। चलो थोड़ा डायरेक्ट होगा तो मैं पहले इसको इस तरह से भेजती हूँ। 2 √5 को मैंने यहाँ रखा, a/b अपनी जगह, 3 यहाँ आया तो -3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू a, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा -3b। अब 2 को भी यहाँ पे भेज दो,
है ना, यानी जितने भी आपके रैशनल नंबर से सबको यहाँ भेजो तो ये जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। लेफ्ट हैंड साइड में आपको केवल जो रूट में दिया रहेगा वो रहेगा, बाकी सबको 1 बाय 1 आपको इस तरफ ट्रांसफर करते जाना है। ओके, तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b आ गया। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, तो हमारा a क्या हो गया, a एक इंटीजर है ना, मैंने क्या बताया कि a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, तो a भी इंटीजर हो गया, b भी इंटीजर हो गया, तो 3 भी इंटीजर्स हो जाएगा और 2b भी इंटीजर्स हो जाएगा, है ना। ये आपका ये सभी क्या है आपके, ये भी आपका इंटीजर है ना, b भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये 3b भी इंटीजर होगा और 2b भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। तो मैं लेती हूँ वेयर, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देती हूँ, है ना, वेयर a 3b एंड 2b आर इंटीजर्स, यानी ऊपर नीचे सब इंटीजर्स ही भरे पड़े हैं, तो इंटीजर अपॉन ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाता है, तो इंटीजर, है ना, -3 इंटू इंटीजर अपॉन 2 इंटू इंटीजर। इसका कहने का मतलब यही ना कि हम सभी इंटीजर है, तो ये सभी इंटीजर है, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, एक इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाता है, ये एक रैशनल नंबर हो जाता है ना। तो वेयर a 3b एंड 2b आर इंटीजर्स, सो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ओके, बट अब ये तो रैशनल नंबर हो गया, तो ये √5 भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल। मैंने क्या कहा था कि इस तरफ इररेशनल नंबर को रखना। कौन सा वर्ड मैंने यूज किया था बच्चों, इररेशनल, ये वर्ड यूज किया था मैंने। अब यहाँ पे आप रैशनल प्रूव करके ला रहे हो और यहाँ मैंने बोला था कि ये इररेशनल नंबर को आपको यहाँ रखना है। बीच में आपको कौन सी साइन दिख रही है, ये जो साइन है वो आपको कौन सी दिख रही है, इक्वल की। तो एक तरफ रैशनल होगा और एक तरफ इररेशनल होगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अगर ये रैशनल है, राइट हैंड साइड आपका रैशनल है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेयर a 3b 2b आर इंटीजर, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज आल्सो अ रैशनल नंबर, सो √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। जब वो रैशनल है तो √5 बोलेगा कि भाई जब ये रैशनल नंबर होगा तो मैं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, मैं उसके बराबर हूँ, तो मैं भी एक रैशनल नंबर हूँ। बट अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया है कि √5 इज इररेशनल। ओके, बट एज वी नो दैट, हम तो जानते हैं कि भैया तुम तो इररेशनल हो। एज वी नो दैट √5 इज इररेशनल, हम जानते हैं कि तुम इररेशनल हो, है ना, तुम्हारे बोलने से इररेशनल नहीं हो जाएगा। तो बट एज वी नो दैट √5 इज इररेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारा गड़बड़ झोलमाल कहाँ से आया, हमारे रॉन्ग एसम्पशन के कारण आया, हमारे रॉन्ग एसम्पशन के कारण आया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एसम्पशन। रॉन्ग एसम्पशन यानी क्या अज्यूम किया था हमने अज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल है। तो जो हमारा एसम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इररेशनल। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। इसी तरह आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना है। आपको जो भी इररेशनल नंबर है उसको इस साइड रखना है, बाकी को उस साइड भेजना है, यानी कि LHS में आप रख दोगे, LHS या RHS, यानी एक साइड में आपको इररेशनल नंबर को रखना है, दूसरे साइड में जो रैशनल नंबर है उनको भेजते जाना है। बट अब यहाँ पे फाइनली आप क्या बताओगे कि ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। बट हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक इररेशनल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक साइड इररेशनल होगा और एक साइड रैशनल नंबर होगा। And this all contradiction due to arisen due to our wrong supposition,
और हमने क्या सपोज किया था, हमने तो सपोज किया था कि 3 + 2√5 इज रैशनल, तो हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग है, इट मीन्स 3 + 2√5 इज इररेशनल। तो इसी तरह आपको बस क्वेश्चन का ये जो है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन, आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, है ना, वो फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट आपको इसी फॉर्मेट में इसको फिट करते हुए जाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इररेशनल्स। हमको प्रूव करना है कि ये जितने भी है वो सभी क्या है, इररेशनल्स है। तो वही चीज़ फिर से दोहराऊंगी मैं कि हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। पहला ले लेती हूँ मैं 1/√2, तो ले लेती हूँ, लेट अस सपोज दैट 1/√2 इज रैशनल। ओके, रैशनल है, सो इट कैन बी टेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q या R/S या A/B, है ना, जो आपकी इच्छा हो। सो इट कैन be expressed in the form of A/B, है ना, A/B के फॉर्म में कर सकते हैं, where A and B are co-prime integers, है ना, या आप डायरेक्ट अब इंटीजर्स भी ले लो, where A and B are co-prime integers and B is not equal to 0। तो यह ले लिया मैंने 1/√2 is equal to A/B। ओके, क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, A का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा A√2 is equal to B। मैंने क्या कहा है, इस साइड में बस आप रख दो इररेशनल नंबर को, बाकी को यहाँ भेज दो। अब देखो ये क्या है आपका, ये एक इंटीजर है और ये एक इंटीजर है ना, B क्या है आपका एक इंटीजर है और A भी क्या है आपका एक इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बटा इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, यानी कि ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। क्या होगा, ये हमारा एक रैशनल नंबर, बट हमारा ये जो है वो क्या है, एक इररेशनल नंबर। तो क्या देख रहे हैं, B/A हो गया रैशनल नंबर, √2 हो गया इररेशनल नंबर, और बीच में साइन आ गया इक्वल का। तो ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी संभव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब इसको लिख कर बताना पड़ेगा, तो मैं लिखती हूँ, तो √2 इज इक्वल टू B/A, है ना, वेयर B एंड A आर इंटीजर्स, so B/A is a rational number। B/A क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। so √2 is also a rational number। तो इसे क्या हो जाएगा, √2 भी हमारा एक रैशनल नंबर प्रूव हो गया, बट एज वी नो दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर, है ना, but as we know that √2 is irrational, है ना, √2 क्या irrational है, so this contradiction has arisen due to our रॉन्ग एसम्पशन। ये सारा जो गड़बड़ है वो हमारे रॉन्ग एसम्पशन के कारण हुआ है, रॉन्ग एसम्पशन। सो 1/√2 इज इररेशनल, 1/√2 इज इररेशनल। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब इसी में आप क्या देख रहे हो, जो क्वेश्चन 2 और 3 है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या ले लोगे, let us suppose that 7√5 is rational, so it can be expressed in the form of A/B, where A and B are co-prime integers and B is not equal to 0। यानी आप ये जो 7√5 है इसको किसके इक्वल ले लोगे, A/B के इक्वल ले लोगे। मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे आपको रखना है बस इररेशनल नंबर को और बाकी को यहाँ भेज देना है। तो √5 विल बी इक्वल टू A/7B। तो यहाँ आ गया आपका √5 इज इक्वल टू A/7B। तो A क्या है आपका इंटीजर है और 7 इंटू B, 7 भी एक इंटीजर है और B भी एक इंटीजर है ना, तो इंटीजर है ना अपॉन
इंटीजर इंटू इंटीजर, 7 क्या है आपका एक इंटीजर है ना, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू क्या होता है रैशनल नंबर। तो यहाँ मैंने लिया वेयर a एंड b है ना, a एंड 7b में लिख देती हूँ, वेयर a एंड 7b आर इंटीजर्स, सो a अपॉन 7b, a अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर। सो रूट 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट एज वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एसम्पशन। सो हमारा रॉन्ग एसम्पशन क्या है, 7 रूट 5, सो 7 रूट 5 इज इररेशनल। तो देखा आपने, मैंने बस वहाँ पे आपको पूरा यही फॉर्मेट यूज करना है, बस आपकी ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या रख देना है, इररेशनल नंबर को यहाँ पे ला देना है, रैशनल नंबर को। अब ऐसा कभी संभव होता नहीं है कि इररेशनल और रैशनल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही जाए, है ना। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे अराइज हुआ, क्यों, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोजिशन लिया था। तो हम क्या ले लेंगे, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो दैट नंबर इज, जो भी हमने माना हुआ है, इररेशनल। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर मी। वीडियो पसंद आया, समझ आया तो लाइक ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल तक के लिए सभी को बाय।